अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज हम इटरेटर कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से किसी एरे को हमने इटरेट करना है और इसके अंदर पर्टिकुलरली हमने व्हाइल लूप को भी देखा, फोर लूप को भी देखा और फोर ईच लूप को भी देखा है। तो एक और हमारे पास बिल्ट इन एक एपीआई है दैट इज इटरेटर, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एरेस को इटरेट कर सकते हैं और ये बज़ाहिर इन चारों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। चारों का काम इटरेशन करना है, चाहे आप फोर लूप को यूज़ करें, चाहे आप फोर ईच लूप को यूज़ करें, चाहे इटरेटर को यूज़ करें। जो फ़र्क है वो ये है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस चीज़ को कब इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बुनियादी तौर पे इटरेटर को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। ये हमें एनेबल करेगा कि हम किसी भी एक आइटम को एक वक़्त में इटरेट कर सकें और जो एक डिफ़रेंस था या ये कह लें कि जो एक वीकनेस है टू सम एक्सटेंट फॉर इस लूप की, कि वो एक डेफिनिट लूप है और उसने जब तक मुकम्मल इटरेशन नहीं करनी हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते। सिमिलरली हम फॉर ईच के दरमियान किसी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। इटरेटर में फैसिलिटेट करता है कि हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं ड्यूरिंग इटरेशन। सो ये लूप है एक ये इटरेटर जो है एक व्हाइल लूप को यूज करेगा टू इटरेट द कलेक्शन और इसके तीन बुनियादी मेथड हैं, हैज, नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। इन्हीं तीनों मेथड का इस्तेमाल हम देखते हैं। तो लेट्स गो टू और एग्जांपल और हम कोडिंग की तरफ स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके स्टूडेंट, ये अपनी क्लास हम स्टार्ट करने लगे हैं पब्लिक, और क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ इटरेटर अंडरस्कोर क्लास, क्योंकि हम इसके अंदर इटरेटर को समझना चाह रहे हैं। अब चूंकि मैंने इसके अंदर इटरेटर को इस्तेमाल करना है तो मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से चूंकि इटरेटर को मैंने एरे लिस्ट पे चलाना है तो मुझे एरे लिस्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ओके, मैं इसी के अंदर एक डायरेक्टली मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टूडेंट की क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा उसी क्लास को मैंने यहाँ पे यूज करना है। तो आई हैव टू मेक यूज ऑफ एन एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट और इसका नाम है BSCS इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पर ये मेरी एक कलेक्शन एरे लिस्ट कलेक्शन जो है वो जनरेट हो गई है। अब इसी के अंदर वी हैव टू ऐड द वैल्यूज, और जिसको कि हम बाहर से इनपुट करके भी ले सकते हैं। तो उसके लिए वी कैन मेक यूज ऑफ द स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास की वजह से हम उसको इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ और उनको मैं डिफरेंट नाम के साथ स्टोर करता हूँ। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा काम करते हैं, BSCS डॉट ऐड, और मैंने एक स्टूडेंट का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू स्टूडेंट, और उसका नाम है आतिफ फॉर एग्जांपल। एंड यू नो न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसकी मदद से हम वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। तो ये चौथा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया।
and the last one. So this is a collection of type student that is currently holding 5 student objects. अब मैंने इस iterate करना है तो I have to make use of iterator, और iterator के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस तरह की collection पे काम करेगा. IT is equals to or bscs dot iterator. So look at this. आपको दो चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं. एक ये iterator है which is with the capital I, और एक ये iterator है which is small I. So you can clearly find the difference. The first one is a collection class, while the second one is a method. So small I के साथ एक method exist कर रहा है, capital I एक collection API है इसके अंदर. अब ये जो iterator है इसको मैंने किसके ऊपर इन्वोक किया है? BSCS के ऊपर. And BSCS is actually an array type object. So it means iterator belongs to class array list. अब फर्क ये है कि जब ये array list का ये iterator का मेथड चलेगा तो ये BSCS collection को as an iterator object रिटर्न कर देगा. तो अब हमारे पास IT के पास BSCS का ऑब्जेक्ट एज ए iterator रिटर्न हो चुका है. मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर while लूप काम करता है. फॉर एग्जांपल while IT डॉट हैज नेक्स्ट. ओके, सो अगेन इसके ऊपर आते हैं हम कि ये जो मेरा हैज नेक्स्ट का मेथड है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. यानी ये आपको या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा. एक्चुअली हैज नेक्स्ट का मेथड इटरेटर कलेक्शन के अंदर देखता है कि नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. अगर तो नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा. सो इस लूप की जो एग्जीक्यूशन है इट डिपेंड्स ऑन द रिटर्न वैल्यू ऑफ हैज नेक्स्ट. एज लॉन्ग एज हैज नेक्स्ट का मेथड ट्रू रिटर्न करता रहेगा आपका ये लूप चलता रहेगा. अब वो जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको गेट कैसे करना है? उस नेक्स्ट एलिमेंट को गेट करने का तरीका ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो मैं चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेक्स्ट. सो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? इन दिस केस system.out.println it.next. Next returns the next element in the collection. जो अगला एलिमेंट जिसके बारे में हैज नेक्स्ट ने कहा कि वो एग्जिस्ट करता है वो नेक्स्ट एलिमेंट ये नेक्स्ट का मेथड रिटर्न करेगा. तो इस केस में ये मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. तो हम सबसे पहले इस कोड को जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है, फिर इसके अंदर मैं आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा. सो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, यहाँ पे हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं. जावा सी iterator underscore class dot java. सो मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. अब इसको रन करते हैं. जावा iterator underscore class. तो ये मुझे 5 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करेगा. देखें, इट मींस के जो मेरा it.next का मेथड है उस मेथड ने मुझे बुनियादी तौर पे जो चीज रिटर्न की है वो है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. सो आपके इस केस के अंदर आपका जो it.next next returns me the student object. और एक और चीज ये है कि अगर इस मेथड को हमने सिर्फ एक ही दफा चलाना है लूप की बॉडी में, अगर हम इसको दोबारा चलाएंगे तो ये उससे अगले एलिमेंट पे मूव कर जाएगा. नेक्स्ट पे एक दफा जा चुका है तो आप दोबारा जब इसको चलाएंगे तो ये उससे नेक्स्ट पे चलेगा. लिहाजा किसी भी लूप की बॉडी के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए या डॉट नेक्स्ट एक ही दफा कॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको अभी हमने इसकी आउटपुट में 5 ऑब्जेक्ट्स देखे हैं.
लेकिन अगर मैं इस आउटपुट से पहले it.next को एक दफा चला दूं तो हम देखेंगे कि मुझे 1 2 3 4 दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आउटपुट में नजर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। दोबारा से मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, इसको कंपाइल किया। सो वी गॉट ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स और एक मुझे एरर एक्सेप्शन भी थ्रो हो गई, क्योंकि इस तरह से चलाने से वो अपने बाउंड से बाहर चला गया है। ठीक है, तो इस लिहाजा मुझे उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी शो हुई, क्योंकि जब it.has नेक्स्ट, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि ये जो थ्रेड इन मेन वाला जो तीसरा एरर है वो क्यों आया है। वो कुछ यूं है कि जब हमने इस कोड को चलाना शुरू किया तो फर्स्ट टाइम हैज नेक्स्ट ने कहा कि इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यस, तो ये मेरा पहला एलिमेंट उसने एक्सेस किया, फिर उसने दूसरा एलिमेंट एक्सेस किया, फिर उसने कहा कि नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरा तीसरे एलिमेंट पे गया और ये मेरे चौथे एलिमेंट पे गया। फिर जब IT नेक्स्ट रखा है तो अभी पांचवा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो IT.next पांचवें पे चला गया, जंप कर गया, और पांचवें से आगे इसने नेक्स्ट छठा एलिमेंट देना है जो कि इस कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी हैव अ प्रॉब्लम। अब ये इसकी तादाद को अगर हम 4 कर दें तो ये एरर अभी मुझे नजर नहीं आएगा। तो मेरी जो इंटरप्रिटेशन मैंने अभी आपको दी है, ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी कि अगर इसी कोड के अंदर हम फॉर इंस्टेंस इसको कमेंट कर दें, इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, 4 एलिमेंट्स हैं और इसको मैंने सेव किया, और अब मैं इसको वापस जाके दोबारा से अगर इसको मैं कंपाइल करूं, कंपाइल हो गया। नाउ दिस टाइम वी हैव नो एरर बिकॉज मेरी इसी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक चौथे एलिमेंट के बाद जब वो गया है तो उसको पांचवें एलिमेंट पे it.next ने इस केस में it.next हैज नेक्स्ट ने चौथे और पांचवें पे कहा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट्स व्हाई मेरा लूप सही चला, एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन वो उस केस में था कि जब यहाँ पे पांचवें के बाद इसने छठा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश की तो एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई वी गॉट अ प्रॉब्लम। तो एक चीज आपको समझ आ गई है कि हमने इस it.next को जब एक दफा चला लेते हैं तो ये हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर जाता है। अब अगली बात ये है कि यहां से हम कहते हैं डॉट गेट नेम। तो नाउ इन दिस केस ये मुझे 5 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स के नाम रिटर्न करके देगा। सो अगेन इसको दोबारा से मैं चलाता हूं। So this time we have the name. It means के it.next का जो मेथड है इसने मुझे स्टूडेंट का रेफरेंस रिटर्न किया, और उस रेफरेंस के बाद मैंने डॉट गेट नेम कॉल किया तो मुझे पहले स्टूडेंट का नाम, फिर दूसरे का, फिर तीसरे, चौथे और पांचवें स्टूडेंट का नाम मिल गया। अब इस रेफरेंस को हम एक और तरह से भी यूज कर सकते हैं कि रादर देन कि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ के जी स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू it.next, और अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूं कि s.getName, तो एक्चुअली स्टूडेंट एस के बाद स्टूडेंट का रेफरेंस आ जाएगा और s.getName के ऊपर मैं उसको कॉल कर लूंगा। तो मैं इसको दोबारा से चला के देखते हैं। तो वी गेट द सेम रिजल्ट। थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन हो रही है उस किस्म की मेथड चेनिंग कॉल के अंदर, तो हम इस कोड को ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में पहले रेफरेंस को स्टोर करवा सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसको आगे कॉल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रिमूव का मेथड कॉल करके देखें। यहाँ पे हम अपने कोड को मॉडिफाई करते हैं और it.remove, और यहाँ पर मैं नेगेशन लगा रहा हूँ just to test कि all the elements are removed. System.out.println
ऑल एलिमेंट्स आर रिमूव्ड। तो अभी इस कोड को हम कंपाइल करके देखते हैं। वन मोर थिंग, ये लूप इनफाइनाइट हो सकता है, बल्कि हो जाएगा क्योंकि एरे के एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। तो वी मेक यूज ऑफ ब्रेक हियर के एक कॉल के बाद इसको ये ब्रेक कर दे ताकि एक ही आउटपुट मुझे नजर आए। और अब हम चलते हैं इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ, और एग्जीक्यूशन में अगेन देयर इज नो एरर। सो ऑल एलिमेंट्स आर रिमूव्ड। ये आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब मैंने दोबारा से उस लूप को चलाने की कोशिश की और मैंने निगेशन लगा के उस लूप को टेस्ट किया है, क्योंकि हैज नेक्स्ट जब फॉल्स किएगा तो फॉल्स की निगेशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी में आएंगे, ऑल एलिमेंट्स रिमूव्ड और ब्रेक इसको रिमूव कर देगा। ये जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन के IT डॉट रिमूव की वजह से एलिमेंट रिमूव हो गए। इस कोड को हम यहाँ से खत्म करते हैं और सेव करते हैं। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठाकर शुरू में ले आऊं तो अब हम देखते हैं क्या हमारा कोड अभी भी ठीक चलेगा, कि मैंने रिमूव की स्टेटमेंट को स्टार्ट में रख दिया है। और अब हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं और इस टाइम पे कंपाइलेशन में कोई इशू नहीं है। एग्जीक्यूशन, सो वी इनकाउंटर एन एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को जरा अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है। एक्सेप्शन ये है कि जो आपका IT डॉट रिमूव है, रिमूव का मेथड काम करता है टू द मोस्ट रीसेंट कॉल ऑफ द नेक्स्ट मेथड। और इस रिमूव से पहले हमने नेक्स्ट की कोई कॉल की ही नहीं, लिहाजा इस रिमूव को कोई रेफरेंस नहीं मिला जिसको ये रिमूव कर सके। तो इसने उस मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पे को रिमूव करना है जिसको कि आपका डॉट नेक्स्ट का मेथड एक्सेस करता है। सो इट विल वर्क हियर ओनली। तो इस केस में इसने मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव हो, और इसके लिए हम कहते हैं कि इफ s dot get name dot equals, for example, जुनेद, तो इन दैट केस रिमूवल हो। अब मैं नीचे फिर एक दफा वाइल का लूप लगाता हूँ, वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट, और सिंपल मैं इसके अंदर एक सिस्टम डॉट आउट की स्टेटमेंट रख रहा हूँ जो कि IT डॉट नेक्स्ट डॉट गेट नेम। सो हम देखेंगे कि जब हम इस पहले वाले वाइल लूप को चलाएंगे यूजिंग आइटरेटर, तो वो नाम जहां नाम जो है वो जुनेद के इक्वल होगा वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद लूप चलाएंगे तो हमें उसके अंदर जुनेद नहीं मिलेगा। सो इस लूप को हम दोबारा, इस कोड को हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। और अभी मेरा सेकंड लूप नहीं चला, लेट मी गो बैक। ओके, हमारी आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ पहले 5 नाम नजर आए हैं और रिमूवल के बाद हमारा ये वाइल वाला कोड नहीं चला। सो वी फाइंड आउट द रीजन। रीजन बड़ी सिंपल सी है, वो ये है कि हमने एक कलेक्शन रिटर्न करवाई थी टू IT, और उस कलेक्शन के ऊपर ये हमने हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट के मेथड्स कॉल किए। जब ये मेथड चलना शुरू हुए तो इसका पॉइंटर मूव करते करते इस कलेक्शन के एंड पे पहुंच गया।
अब जब मैं दोबारा से इस लूप को चलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा पॉइंटर ऑलरेडी इस कलेक्शन के आखिर में पड़ा हुआ है, लिहाजा उससे आगे कुछ मौजूद नहीं, लिहाजा मेरा नेक्स्ट जो लूप है वो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करता। सो मुझे इस कलेक्शन को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए हम दोबारा से इस कलेक्शन को इकट्ठा करते हैं, लेते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते हैं और फिर इसको लूप चलाते हैं। नाउ गोइंग बैक टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट और देखते हैं कि अब हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे। लुक एट दिस कि हमने इस कलेक्शन को यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश कर लिया, इन द सेंस रिफ्रेश इन द सेंस कि मैंने इस कलेक्शन को दोबारा से रिटर्न करवाया है। तो मेरा पॉइंटर जो कि आखिर में जा चुका था तो सेकंड लूप नहीं चला। अब इस कलेक्शन को हम रिफ्रेश करते हैं तो पहला लूप रिमूव करेगा, दोबारा से मैंने इस कलेक्शन को एज एन इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया और उस पर जब मैं लूप चलाऊंगा तो मुझे वो वैल्यूज वापस मिल जाएंगी। सो पहले एक्सरसाइज so this time Junaid is removed from here. ओके स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इटरेटर का इस्तेमाल जो है वो समझाया है। और इससे पहले अगर आपको याद है तो हमने एब्स्ट्रैक्शन को और इनकैप्सुलेशन को, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को डिस्कस किया हुआ है। सो ये जो इटरेटर है ये भी एब्स्ट्रैक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है और जो कलेक्शंस हैं वो भी एब्स्ट्रैक्शन की बेहतरीन मिसाल है कि हम किस तरीके से बिल्ट इन क्लासेस को और उनके डिफाइंड मेथड को यूज करते हैं विदाउट नोइंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, और हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा चाहे काम कर सकते हैं। मैंने आज आपको इटरेटर के बारे में बताया, इटरेटर के 3 मेथड्स का इस्तेमाल हमने समझा है और फिर ये देखा कि उनको कैसे कैसे हमने यूज करना है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये वाले कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि आने वाले लेक्चर में हमने जो अगले टॉपिक स्टार्ट करने हैं उनको हम उसके अंदर जो एग्जांपल्स करेंगे उनमें इन्हीं कलेक्शंस, इन्हीं एपीआईज को हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएंगे। सो अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक और कलेक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस के ऊपर मूव कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज